सो वेलकम टू द लेक्चर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था और रेजिस्टिविटी के बारे में बात की थी, और मैंने ये बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि वो फिज़िकल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टिविटी आपकी, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आपके पास कॉपर का वायर है और उस वायर को आपने रूम टेम्परेचर पर रखा, एक कॉपर का वायर है जिसको आपने हीट कर दिया, तो क्या इन दोनों की रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं होगा? तो हमें बेसिकली जो डिस्कस करना है वो आज करना है कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है रेजिस्टिविटी के लिए। क्या टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ आपकी रेजिस्टिविटी अनचेंज रहती है, और अगर आपके चेंज होती है तो वो किस तरह से चेंज होती है? तो उसके लिए बड़ा फेमस फार्मूला है जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। रो टी, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर टी, will be equal to the resistivity rho naught at any temperature T naught। टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी ज़ीरो। जो टी ज़ीरो होता है आपका, ये कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर होता है, यानी कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, ये उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली टी नॉट हम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मैंने बताया ये रेफरेंस टेम्परेचर है। इससे हायर टेम्परेचर जो होगा वो टी होगा। T शुड बी ग्रेटर देन टी नॉट, अगर आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अच्छा, चूँकि रेजिस्टिविटी के लिए ये रिलेशन ट्रू है और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपके लीनियरली, और उनमें जो होती है वो लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है, इसीलिए आप सेम रिलेशन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए भी। ये रिलेशन बेसिकली यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, और इसमें से सवाल भी पूछा जाता है। मैंने जैसे कि यहाँ पर लिखा है टी नॉट इज़ द रेफरेंस टेम्परेचर, मैंने एक रिलेशन यहाँ पर लिखा है R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो मैंने जैसे कहा था कि T और ज़ीरो ज़रूरी नहीं है, T1 और T2 भी हो सकते हैं, लेकिन देखना आपको ये रहेगा कि जो आपका फाइनल टेम्परेचर है T2 वो ज़्यादा होना चाहिए इनिशियल टेम्परेचर T1 से। T ये जो है आपका अल्फ़ा जो है, इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, इसका नाम होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है, दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टी और ऑन इंक्रीजिंग द T2, दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अल्फ़ा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर मेटल्स और फॉर कंडक्टर्स, तो 1 प्लस पॉजिटिव विल बी अ ग्रेटर देन 1, and greater than 1 multiplied by R1 will be a greater than R1, that means your R2 will be greater than R1। क्या मतलब है इस बात का जो मैं आपसे कह रहा हूँ? उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता जाएगा, ये रिलेशन ये बताता है कि उसका टेम्परेचर, उसके रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होती जाएंगी अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है। तो मैंने आपको बताया कि मेटल्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब ये है कि मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे उनका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करी थी, लेकिन वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का हमने कंसेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, लेकिन विद डिफरेंट कंसेप्ट। अच्छा, अगर अल्फ़ा निगेटिव है आपका, जैसा कि ये होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो उनमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर के साथ ये R2 जो होगा वो R1 से कम आएगा, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर रेस करेंगे वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि यहाँ पर कोई आपको 2 पावर नहीं दिख रही, कोई जो है आपका क्वाड्रेटिक पावर नहीं है, तो लीनियर रिलेशनशिप है ये। तो इसका मतलब ये है कि टी में और इनमें जो ग्राफ आना चाहिए आपके अल्फ़ा में, बल्कि ये मैंने अल्फ़ा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जो ग्राफ जो आएगा वो बेसिकली टी में और रो में खींचा जाएगा। हाँ, तो ये जो ग्राफ होगा बिटवीन रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, मेटल्स के केस में ये रिलेशन तो बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, रिलेशनशिप है वो आपकी लीनियर है, यानी कि रो में और टेम्परेचर में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए y इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका जो ग्राफ है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 150 केल्विन है, इसका मतलब ये है कि बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेटल्स डिड नॉट फॉलो दिस रूल, और यू कैन से दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स विल इंक्रीज ऑन टेम्परेचर। एक होता है आपका अलॉय, नाइक्रोम कहते हैं इसको, निकिल का और क्रोमियम का ये कॉम्बिनेशन होता है ये अलॉय। इसमें देखा ये गया कि फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर 200 केल्विन, यानी कि बिलो 0 डिग्री से शुरू किया है और 850 आप जो है तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गए हैं। इस रेंज के लिए भी इसकी रेजिस्टिविटी में बहुत कम फर्क आया है।
और इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, जैसे जैसा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये जो बीच वाला ग्राफ है, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हालांकि ग्राफ तो सारे के सारे ही यूजफुल है, लेकिन बीच वाले ग्राफ की इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्राफ ये बताता है कि नाइक्रोम एक ऐसा मटेरियल है कि फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी इज नॉट गोइंग टू मच चेंज। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका यूज़ क्या है? हमने आपको बताया कि लेबोरेटरी में अगर आपको कोई रेजिस्टेंस बनाना है, मान लीजिए आपको लेबोरेटरी में एक ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अब उस करंट को कंट्रोल करने के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन करंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपने कोई रेजिस्टेंस बना दिया मेटल या सेमीकंडक्टर का, अब जब उसके अंदर से करंट पास होगा वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो वो वायर जिसने रेजिस्टेंस का आपने लगाया था, हीट की वजह से, इन दोनों ग्राफ के बेस पे आप देखिए, उसका रेजिस्टेंस ही बदल जाएगा। इन सिंपल वर्ड, आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए कि उसके अंदर का टेम्परेचर अगर चेंज भी हो जाए तो उसकी वैल्यू ना बदले। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है नाइक्रोम के पास, इसीलिए हम नॉर्मली, एक नाइक्रोम होता है और एक होता है मैग्नेनिन, इन दोनों मटेरियल के रेजिस्टेंस यूज करते हैं लेबोरेटरी में। उसका रीजन यही है, बिकॉज फॉर ए वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर देयर रेजिस्टेंस और देयर रेजिस्ट्री इज नॉट चेंज। इसका मतलब ये है कि आपके सर्किट में आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो सही मिलेंगी। अब अगर कहीं ऐसा होता, आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया रूम टेम्परेचर पे, सर्किट में लगाने के बाद उसमें हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस होने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम हो गया, आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस लेना होगा जो हीट प्रोड्यूस होने के बाद भी अपने टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज ना करे, या उसका जो चेंज हो वो नेग्लिजिबल हो। तो ये ग्राफ आपको बताता है कि नाइक्रोम के बारे में। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि एक प्लेटिनम का वायर है और उसको आइस पॉइंट पे रखा गया, और आइस पॉइंट पे यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जब रखा गया तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस मेजर किया गया वो 5 ओम था। तो मैंने लिखा है R0, दैट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज योर आइस पॉइंट इज 5 ओम। फिर हमने उस वायर को उठा के स्टीम पॉइंट पे रखा। स्टीम का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो और फिर उसका रेजिस्टेंस मेजर किया गया, तो उसका रेजिस्टेंस जो है अब इंक्रीज करेगा क्योंकि मेटल है ये। तो R100 की जो वैल्यू है स्टीम पॉइंट की वो है 5.23 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बढ़ गया, 0.23 ओम बढ़ गया। फिर आपने इसको एक अननोन टेम्परेचर, इसको हमने कहा हॉट बाथ में जाके रखा, उसका टेम्परेचर आपको नहीं पता है लेकिन टेम्परेचर उसका हमने मान लिया T है, और उस टेम्परेचर T पे जो रेजिस्टेंस मिला वो है 5.795 ओम। यू हैव टू कैलकुलेट दैट अननोन टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर क्या था जिसमें इसका रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो वी हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर T and I will use the formula. So R2 is equal to R1 into 1 plus alpha T2 minus T1। अल्फा आपको नहीं गिवन है तो किसी तरह आपको अल्फा रिमूव करना है। अब वो हम कैसे करेंगे? पहले आप टेम्परेचर कंसीडर कर लीजिए, R2 मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड और R1 मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये हुआ R100, R2 की जगह R100 आ गया, R1 की जगह R0 आ गया, 1 प्लस अल्फा, दिस इज योर अल्फा, T2 माइनस T1। अब T2 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 माइनस 0 विल बी 100, तो इट विल बी R100 इक्वल टू R0 के अंदर मल्टीप्लाई करिए R0 प्लस R0 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 100 अल्फा R0। दिस इज योर इक्वेशन 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आपने, R0 को इधर ले जाइए, तो R100 माइनस R0 अपॉन 100 R0 विल बी योर अल्फा। अब एक टेम्परेचर और है RT। अब मैंने इस बार R2 को RT मान लिया और R1 को R0 ही रहने दिया, यानी कि ये अननोन टेम्परेचर T है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंटू 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। ये आपका कितना हो जाएगा? T माइनस 0। भाई T2 T है, वो T1 0 है। तो यहाँ से फिर एक रिलेशन आ गया, वही R0 की मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू आ गई RT माइनस R0 अपॉन T इंटू R0। इक्वेशन 1 और 2 जो है आपकी दोनों ही अल्फा को बताती हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ प्लेटिनम। आपको नहीं पता कितना है लेकिन ये दोनों ही इक्वेशन उसी की वैल्यू को बता रहे हैं। तो यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2। इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, T को यहाँ ले आइए और इसको इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करिए, तो यू विल गेट RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। ये रिलेशन डायरेक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने ड्राइव करके आपको बताया कि ये कैसे आएगा। फिर ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर सारी की सारी नोन है, आपने सिंपली इसके कैलकुलेशन कर लिए, T इक्वल टू 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तरीका होता है इस फॉर्मूले को यूज़ करने का।
इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और है, आप उनको करके देखिएगा। सो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस यू कैन से।